हेलो फ्रेंड्स, इंडिया एजुकेशन हब में मैं विक्रम सिंह आपका स्वागत करता हूं। इसमें जीएस जो है एक महत्वपूर्ण एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक अंग है और इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पढ़ाई जाती हैं और जिसमें मैं आपके लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। और आइए चलते हैं हिस्ट्री में, देखते हैं। अगर कोई आपकी समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक पर और व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। इतिहास तो जानते हैं, अक्सर इतिहास के बारे में तो बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो क्या आपको मालूम है इतिहास कहते किसे? तो इतिहास क्या है ये हम बताएंगे आपको। तो इतिहास क्या है? तो इतिहास जो है किसी व्यक्ति, समाज या देश से संबंधित महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण और जो सार्वजनिक विशिष्ट जो एक घटनाक्रम है, जब उसे हम क्रमबद्ध रूप से रखते हैं तो उसे इतिहास कहा जाता है। और इतिहास में जो महत्वपूर्ण जो रखा गया है, उसमें अब पूछ रहे किससे क्रमबद्ध रूप से रखते हैं, कुछ उसका भी कुछ होगा ना। तो उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कोई भी घटनाक्रम हो सकता है, उसे इतिहास कहा जाता है। और तो आइए चलते हैं, हम आपके लिए इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो इतिहास का जो पिता है हेरोडोटस को कहा जाता है। इसका जो पिता है हेरोडोटस, इनकी जो बुक है, ये इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। इनकी बुक का नाम हिस्टोरिका है। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। और इतिहास को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं और देखते हैं। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, इसमें लगभग 2500 ईसा पूर्व से पहले जो टाइम है वो प्रागैतिहासिक काल में रख सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में 2500 से लगभग 600 ईसा पूर्व आद्य ऐतिहासिक काल में रख सकते हैं। और ऐतिहासिक काल में 600 ईसा पूर्व के बाद का जो टाइम है वो ऐतिहासिक काल में रख सकते हैं। तो अब देखते हैं हम बारी बारी से कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या देखा जाता था कि उस समय 2500 ईसा पूर्व के पहले, तो उस समय मतलब इसके बारे में इतिहास जानने के लिए हमें कोई भी निश्चित सोर्स या कोई भी निश्चित जानकारी नहीं मिलती है और इसी को हम प्रागैतिहासिक काल रखते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें लिपियां और कुछ सोर्सेज मिलते हैं, जैसे लिपियां हो गई, तो इन्हें आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। लेकिन मतलब लिपियां मिली तो हैं लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी हैं, और इसलिए इन्हें आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल मतलब जिसमें
अभिलेख भी मिलते हैं, सिक्के भी मिलते हैं, मतलब सोर्सेज मिलते हैं तमाम प्रकार के, और जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसको 600 ईसा पूर्व के बाद का जो टाइम है इसे ऐतिहासिक काल, 25 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के टाइम को आद्य ऐतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत 25 ईसा पूर्व से पहले का टाइम मान सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल में इसमें पाषाण काल दिखा देते हैं। इसमें पाषाण काल का जो टाइम है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। आज तो ऐतिहासिक काल में जैसा सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वैदिक संस्कृति हो गई, ये सब आद्य ऐतिहासिक काल में आता है, क्योंकि इसमें लिपियाँ तो प्राप्त हुई हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जैसा तमाम प्रकार के अभिलेख, एरंड का लेख हो, हाथी गुम्फा अभिलेख हो और प्रयाग प्रशस्ति, ये सब जो है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, क्योंकि ये लिपियाँ भी प्राप्त हुई हैं, अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, और इसका इतिहास हम क्रमबद्ध रूप से जान भी सकते हैं, इसलिए इसे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। और आप इसे नोट कर लें। ठीक है, वीडियो को हमारे पोस्ट करके बाद में भी लिख सकते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इतिहास को पढ़ने के हिसाब से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अपने इंडिया का जो इतिहास है उसे जानने के लिए मुख्यतः 3 भागों में। वो क्या क्या हैं? पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्य भारत, तीसरा है आधुनिक भारत। हाँ, तो नोट कर लीजिए, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, ये अपने भारत का इतिहास जानने के लिए मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन भारत तो मतलब जो प्राचीन, जैसे वैदिक संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सब के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो लगभग हर्षवर्धन के काल तक, जब तक मतलब ये समझिए कि लगभग जब मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी में आक्रमण हुआ था, उसके पहले तक का पूरा काल प्राचीन भारत के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद जब अरबों का आक्रमण होने लगता है और लगभग ये समझिए कि जब इंडिया में जब अंग्रेज आते हैं, उस समय तक का जो इतिहास वो मध्य भारत के अंतर्गत रखा जाता है। और जो आधुनिक भारत में है, इसमें अंग्रेज जब अपने इंडिया में आ जाते हैं, या जब मुग़ल वंश का पूरी तरह जो ख़त्म हो जाता है, या अंग्रेज भारत में प्रवेश कर जाते हैं, और इससे बाद जो स्वतंत्र भारत तक का इतिहास है वे आधुनिक भारत के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए और चलते हैं हम क्रमबद्ध रूप से। पहले प्राचीन भारत की ओर बढ़ेंगे और फिर मध्य भारत की ओर, फिर आधुनिक भारत की ओर। तो चलिए, प्राचीन भारत का हम आज हमारा मुख्य काम है सिलेबस नोट करा दें, फिर इसके बाद हम कल से आपको इसके विस्तृत से रूप में जानकारी देंगे। ठीक है, आप नोट करिए। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत नोट कर लीजिए। प्राचीन भारत में क्या है कि इसे प्राचीन भारत के इतिहास जिसे जानने के लिए क्या क्या हमारे पास सोर्सेज हैं, यानी ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत हो गया। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल, पहले हम आपको लिखा देते हैं, फिर इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा जानकारी उनके बारे में दे देंगे और आपको बता देंगे। इसके बाद फिर हम विस्तृत जानकारी आपको फिर लिखाते ही सब चलेंगे। इसके बाद ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक और प्रागैतिहासिक काल कर लीजिए, और सिंधु घाटी सभ्यता,
घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति और इसके बाद धार्मिक आंदोलन, इसके बाद महाजनपद या मगध का उत्कर्ष, और इसके बाद मौर्य काल, इसके बाद मौर्योत्तर काल, इसके बाद गुप्त काल, इसके बाद गुप्तोत्तर काल, इसके बाद दक्षिण भारत। हाँ, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये प्राचीन भारत का आपका सिलेबस है, और तब नोट कर लीजिए तब तक आप। ठीक है, नोट्स करते जाइए, हम तब तक बताते जाते हैं कि अगर जो ऐतिहासिक स्रोत हैं इसमें हम ये लिखाएंगे कि हमारे प्राचीन इतिहास जानने के लिए हमारे पास क्या क्या ऐतिहासिक स्रोत हैं, इनके बारे में आपको जानकारी देंगे। जैसा अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, कोई किताबें हो गई, जैन बौद्ध या कोई लेखक, जैसा बहुत तरह के हैं, हेमचंद्र और तमाम तरह के, उनके बारे में हम ऐतिहासिक स्रोत देंगे, जो मतलब प्राचीन इतिहास जानने के लिए जो मुख्य सोर्सेज हैं, हम कैसे जानते हैं इसे। प्रागैतिहासिक काल में जैसा ऐसा इतिहास जिसके बारे में हमें कोई सोर्सेज मिलते ही नहीं हैं, जैसा पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तो इसके बारे में प्रागैतिहासिक काल में जानकारी देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में ये लोथल हो गए, कालीबंगा हो गए, ये सब जो सब स्थल है इनके बारे में जानकारी देंगे। वैदिक संस्कृति में इसमें यज्ञ, पूजा और बलि, ये सब के बारे में वैदिक संस्कृति में जानकारी देंगे। धार्मिक आंदोलन में जैसा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, ये सब जो धार्मिक आंदोलन है, धार्मिक आंदोलन में ये सब जानकारी देंगे। महाजनपद मतलब जब महात्मा बुद्ध का जन्म के बाद जब क्या हुआ था कि 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, और महाजनपद मतलब एक दूसरे का विस्तार करने के लिए मतलब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, और तो 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। फिर इसके बाद 16 महाजनपदों में फिर 4 महाजनपद बचे, और फिर मतलब मगध इन सब में विजय प्राप्त करके सबसे आगे रहा, और फिर मगध राज्य का उत्कर्ष होता है। ये बारे में जानकारी पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल, मौर्य काल के बारे में जानकारी इसके बाद प्राप्त करेंगे। जैसा बिंदुसार हो गया, अशोक हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, कैसे नंदवंश का विनाश होता है, ये सब। और मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे ये मौर्यों के बाद जैसा उनका क्या इतिहास कैसे हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद पढ़ेंगे। गुप्त काल में स्कंदगुप्त हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, विक्रमादित्य हो गया, ये सब जो गुप्त काल के साथ इनके बारे में जानकारी पढ़ेंगे। और गुप्तोत्तर काल में जैसा इसके बाद मतलब जैसा गुप्त जो मेन शासक हुए, इसके बाद के जो शासक हुए उनका इतिहास क्या हुआ गुप्तोत्तर काल में, और इसी में हम आपको हर्षवर्धन और के बारे में जानकारी देंगे। और दक्षिण भारत में जैसा दक्षिण भारत में कौन कौन से शासक हुए, जैसे राष्ट्रकूट वंश हुआ,
और चालुक्य वंश हुआ, ये सब वंशों की जानकारी हम दक्षिण भारत में देंगे। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मध्यकालीन भारत। तो चलिए नोट कर लिया होगा। अगर आपने नहीं नोट किया होगा तो पुश करके वीडियो को रोक कर आप इन्हें नोट कर सकते हैं, और तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, अब हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत। पढ़ते मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में जैसा मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी में, जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का जब आक्रमण हुआ था, इसके पहले भी 1-2 आक्रमण हो चुके थे, लेकिन जो 712 ईस्वी में इसका सफल आक्रमण हुआ था, तो इसके बाद से जो इतिहास प्रारंभ होता है तो वो मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हो जाता है, और ये लगभग मुग़ल वंश तक चलता है। और तो इसके हम सिलेबस नोट कर लेते हैं। तो चलिए पहले नंबर में भारत में अरबों का आक्रमण। भारत में अरबों का आक्रमण, और इनके साथ तुर्क भी थे, तो तुर्क भी जोड़ लीजिए। भारत में अरबों या तुर्कों का आक्रमण जो हुआ, इसके बाद दिल्ली सल्तनत, इसके बाद खिलजी वंश, फिर इसके बाद तुगलक वंश, इसके बाद सैयद वंश, इसके बाद लोधी वंश, इसके बाद मुग़ल वंश, और इसके साथ साथ विजयनगर, तथा बहमनी साम्राज्य, इसका इतिहास जानेंगे। और इसके बाद फिर मराठों का इतिहास, मराठों का उत्कर्ष, और भक्ति आंदोलन, तो भारत में अरबों का तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुग़ल वंश, विजयनगर और बहमानी साम्राज्य, मराठों का उत्कर्ष, भक्ति आंदोलन, और एक और जोड़ लीजिए आप इसमें, क्योंकि सिखों का भी उदय होने लगा था, क्योंकि जब औरंगजेब ने जब सिखों के जो एक गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर जी, और उनसे, तो आप नोट कर लीजिए इसे, फिर हम इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देते हैं, कैसे क्या पढ़ेंगे इनके अंदर। तो
ठीक है, आप नोट्स कर जाइए, हमारा सुनते जाइए। हम बता रहे हैं आपको मध्यकालीन भारत के अंतर्गत भारत में अरबों का पहले तुर्कों का आक्रमण। हमने आपको बताया कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो है आक्रमण किया था, और इसके पहले भी 1-2 आक्रमण हुए थे, तो लेकिन ये सफल आक्रमण था। और इसके बाद मतलब वहाँ जो दिल्ली में जिस शासक था पृथ्वीराज चौहान, तो मोहम्मद गौरी ने हराकर उन्हें 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में और दिल्ली पर वो कर लिया, और फिर अपने एक गुलाम को कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ का शासक घोषित कर दिया, बना दिया, और अपना पुनः लौट गया। तो इसके बाद दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जैसा गुलाम वंश में जैसा कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे, और इल्तुतमिश को पढ़ेंगे, रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे, बलबन को पढ़ेंगे। ये सब जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पढ़ेंगे। खिलजी वंश में जैसा जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ये सब पढ़ेंगे। और सैयद वंश में पढ़ेंगे, बारे में जानेंगे, क्योंकि ये खास कोई वंश नहीं था। और लोधी वंश, लोधी वंश में जैसा इब्राहिम लोधी 1526 ईस्वी में बाबर से युद्ध करते हुए ये मारा गया था, और तब मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके बाद विजयनगर बहमानी साम्राज्य पढ़ेंगे। विजयनगर में एक चांद बीबी नाम की एक सुल्तान शासका थी, तो वो है। और विजयनगर, गोलकुंडा और ये सब हीरा उरा के बारे में वहाँ पूरी जानकारी पढ़ेंगे, आपको विस्तृत जानकारी देंगे। इसके बाद मराठों का उत्कर्ष, जिसमें शिवाजी और साहू जी और ये सब इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कैसे उनका उत्कर्ष हुआ, फिर धीरे धीरे कैसे उनको 1761 ईस्वी में प्लासी के तृतीय युद्ध में उनका मतलब पतन होने लगा। और एक इसके बाद भक्ति आंदोलन पढ़ लेंगे। भक्ति आंदोलन में सूफी भी रख लीजिए, सूफी जो मुख्य आंदोलन था, तो भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन में जो सूफी संत थे इनके बारे में। फिर इसके बाद सिखों का उदय पढ़ लेंगे, क्योंकि जब मुग़ल वंश का अंत होने लगा था, तो औरंगजेब जो मुग़ल वंश का अंतिम सबसे शक्तिशाली शासक था, तो उससे गुरु नानक देव जी की भी कई बार लड़ाई हुई, और उनके बारे में पढ़ेंगे, सिखों के बारे में, क्योंकि सिखों में 10 गुरु हुए थे। और ये आपका रहा मध्यकालीन का इतिहास। और अभी हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता दिए क्या क्या मतलब पढ़ना है। अब फिर इसके बाद जब क्लास आपकी कल से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे और पूरा विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे। और ये समझिए कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप इसे पढ़ सकते हैं। और अब मैं आपके अपने हिसाब से मतलब जो भी है अच्छा ही करूँगा। और ठीक है, अच्छा आगे नोट करिए। आधुनिक भारत। तो आधुनिक बारे में भारत के बारे में जानते हैं कि ये अंग्रेज़ों का जब शासन आ गया था, तो वहाँ से स्टार्ट होता है, और जब भारत तो स्वतंत्र हो गया था वहाँ तक का जो पूरा विस्तृत इतिहास है आधुनिक भारत के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसमें नोट कर लेते हैं मुग़ल साम्राज्य का पतन तथा स्वायत्त राज्यों का उदय। दूसरे में
यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। और तीसरा, ब्रिटिश शासन की राजनीतिक जो भी हैं सामाजिक और जो आर्थिक नीतियाँ जो ब्रिटिश साम्राज्य की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ। और इसके बाद कृषक, मजदूर तथा जनजाति आंदोलन। कृषक, मजदूर तथा जनजाति आंदोलन। इसके बाद मुगल साम्राज्य पतन एवं स्वायत्त राज्यों का उदय, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, ब्रिटिश शासन की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक नीतियाँ, कृषक, मजदूर तथा जनजाति आंदोलन। इसके बाद सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार आंदोलन। इसके बाद पढ़ेंगे भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास। भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास। भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास। इसके बाद 1857 की क्रांति। नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे लिखा देते हैं, तो आप नोट कर लिए होंगे। ठीक। मुगल साम्राज्य का पतन, स्वायत्त राज्यों का उदय, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, ब्रिटिश शासन की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो नीतियाँ थीं इनके बारे में पढ़ेंगे। कृषक, मजदूर तथा जनजातीय आंदोलन जो हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास जो है 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद नोट कर लिया होगा ऊपर का, तब तक हम थोड़ा नहीं तो आप बाद में देख सकते हैं इससे वीडियो। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके भारतीय स्वतंत्रता जो आंदोलन हुए थे, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए थे, इसके बाद अलगाववादी एवं जो वामपंथी राजनीति है, अलगाववादी एवं वामपंथी राजनीति, अलगाववादी एवं वामपंथी राजनीति है। इसके बाद ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल, ब्रिटिश
भारत के गवर्नर जनरल वायसराय, इनके बारे में जानकारी पढ़ेंगे। और इसके बाद स्वतंत्र भारत, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अलगाववादी एवं पंथी राजनीति, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय और स्वतंत्र उत्तर भारत। आप नोट कर लीजिए। इसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं कि इनके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, तो नोट करिए, नोट करते रहिए। हम बता दें आपको, जो पहले आपने लिखा हुआ मुग़ल साम्राज्य का पतन, और मुग़ल साम्राज्य का जो पतन है और जो स्वायत्त राज्यों का उदय लिखा होगा, तो इसमें क्या है कि जैसा आपने देखा होगा 1707 ईस्वी तक, दिख रहा है ना, हाँ, 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने शासन किया था। और इसके बाद जो शासक तो हुए मुग़ल साम्राज्य में लगभग क्रांति तक 1857 ईस्वी तक। बहादुर शाह जफ़र जो अंतिम मुग़ल साम्राज्य का शासक था, तो शासक तो हुए लेकिन कमज़ोर साबित हुए। और लगभग 1707 ईस्वी तक जो औरंगजेब ही है, वही मुग़ल साम्राज्य का जो मुख्य शासक है, उसकी गिनती होती है वहाँ तक ही। तो इसके बाद जो होता है, शासक कमज़ोर पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे स्वायत्त राज्यों का उदय होने लगता है। मतलब जैसा दक्षिण में है, बहमनी साम्राज्य का उदय होता है वहाँ, और कई छोटे छोटे राज्य बनने लगते हैं। और जैसे दक्षिण भारत में, जैसे ये महाराष्ट्र के एरिया में मराठों का उदय होने लगता है। और इसी तरह मतलब जो भी राज्य, पहले क्या था कि संगठित राज्य था, पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरा मुग़ल साम्राज्य एक संगठित रूप था, मतलब लगभग मोटी हिसाब से। लेकिन धीरे धीरे स्वतंत्र राज्यों को सब अपनी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर लेते हैं और स्वतंत्र राज्यों का उदय होने लगता है। इसके बाद हमने लिखा होगा यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो यूरोपीय कंपनी जो डच कंपनी थी, हॉलैंड थी, और जो फ्रांस कंपनी थी, और जो पुर्तगाल कंपनी थी, जो अंग्रेज़ी कंपनी थी, ये धीरे धीरे भारत में आने लगती हैं। और जो पहली कंपनी थी पुर्तगाल, तो अब पता होगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में की थी। लिख लीजिए यहाँ, भारत की खोज वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में की थी। और इसने भारत की खोज की थी। तो और ये पुर्तगाली। तो पुर्तगाल कंपनी धीरे पहले आई सबसे पहले, इसके बाद डच, हॉलैंड, फ्रांस और अंग्रेज़ आए। लेकिन अंग्रेज़ ने ही अंत में शासन किया और स्थापित किया अपना, धीरे धीरे प्लासी के युद्ध के बाद। तो उसका पूरा लगभग प्लासी के युद्ध के बाद और 1857 कंपनी के 1857 क्रांति के पहले तक का जो शासन है, वो पूरा एक छत्र कंपनी का राज्य रहा। लेकिन इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद 1858 से लेकर स्वतंत्र भारत तक जो चलने लगा। 1757 के बाद फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि भी हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज़ों का एक छत्र राज्य लगभग 90 वर्षों तक, 1857 की क्रांति के पहले तक मतलब कहें तो ब्रिटिश कंपनी का राज रहा। और इसके बाद जब 1857 की क्रांति हो गई, तो 1858 में चार्टर एक्ट के द्वारा और 1861 में जो एक्टों के द्वारा जो कंपनी है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। और फिर 1858 या 61 कुछ भी कहें, उसके बाद लगभग स्वतंत्र भारत तक ब्रिटिश क्राउन का वहाँ महारानी विक्टोरिया ने जो 1858 में वहाँ अपने 1 नवंबर इलाहाबाद में भी आई थी विक्टोरिया जो थी, तो उनका लगभग स्वतंत्र भारत तक राज रहा। तो वही यूरोपीय कंपनियों भारत में आगमन हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं कि ब्रिटिश शासन में क्या
राजनीतिक, आर्थिक क्या क्या नीतियाँ अपनाई, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद देखा होगा कि जगह जगह संथाल विद्रोह और किसानों का और सिपाहियों का, ये सब जो विद्रोह हो रहे थे, इसके बाद हम इसे पढ़ेंगे। और इसके बाद पढ़ेंगे कि भारत में प्रेस और शिक्षा का जो विकास भी हो रहा था, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे इसी क्रम में कि 1857 की क्रांति भी हुई, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई जो झांसी से लड़ रहे थे, बेगम हजरत महल जो अवध का नेतृत्व कर रहे थे, तात्या टोपे भी थे जो कानपुर में नाना साहब के साथ डटे हुए थे, और कुंवर सिंह जो बिहार से रिलेट करते हैं। इसी तरह पूरे अपने उत्तर भारत में सभी जगह ये जो 1857 की चिंगारी है, तो धीरे धीरे फैल गई। और लेकिन इसके जो असफल होने का जो एक कारण था, कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन एक तो वहाँ उस समय एक दूसरे से जुड़ पाना बहुत कठिन था, क्योंकि उस समय संचार का कोई माध्यम था नहीं। और दूसरा कारण ये भी मान सकते हैं कि जो पूरे राजा थे वो एक साथ तो लड़े नहीं। दूसरी बात, तो कुछ राजा जैसे ग्वालियर के जो सिंधिया राजवंश है, ये अंग्रेज़ों का भी साथ दे रहे थे। तो इस तरह मान सकते हैं कई असफलता के कारण भी रहे। लेकिन एक देखने को मिला कि 1857 की क्रांति के बाद जो पहले शोषण हो रहा था किसानों मजदूरों का, वो धीरे धीरे रुकने लगा, क्योंकि फिर नीतियाँ आने लगी। और फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत देखते हैं, आगे हम देखेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। आज तो हम सब्जेक्ट के बारे में ही देख रहे थे। इसके बाद देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी होते हैं, क्योंकि इसके बाद होम रूल आंदोलन होता है। और महात्मा गांधी जब उनकी 1915 में 9 जनवरी को एंट्री हो जाती है इंडिया में, क्योंकि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी इसी दिन आए थे अपने इंडिया में, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। उस समय तो 9 जनवरी 1915-16 के बाद महात्मा गांधी जब गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिले, और गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये महात्मा गांधी जी के गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के। और गोपाल कृष्ण गांधी जी से जब महात्मा गांधी जी मिले, तो उन्होंने सलाह दी कि आप अभी दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं, आप सभी जगह 1 साल तक मतलब अपना घूम फिर लीजिए। इसके बाद मतलब यहाँ का क्या माहौल है, कैसा आक्रोश है जनता में, उसके हिसाब से आप आंदोलन अपना शुरू करिए। तो 1 साल तक 1915 से 16 तक रेस्ट करने के बाद महात्मा गांधी जी ने 1916 ईस्वी में चंपारण और फिर अहमदाबाद मिल्स वाला मामला था। इसके बाद धीरे धीरे महात्मा गांधी जी जो सबसे बड़ा आंदोलन था, वो 1920 का असहयोग आंदोलन था। 1920 में इनका पहला बड़ा आंदोलन था। इसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया। और इसके बाद 1939-40 में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। और इसके बाद जिसे द्वितीय क्रांति भी कहा जाता है, भारतीय आंदोलन का द्वितीय स्वतंत्र संग्राम भी कहा जाता है 1942 का, वो 1942 में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और इसके बाद इन सब की जानकारी विस्तृत रूप से हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं कि अलगाववादी एवं वामपंथी राजनीति का भी उदय होने लगता है, क्योंकि दक्षिण भारत में कम्युनिस्टों का उदय, और धीरे धीरे इसी तरह इसको भी आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत के वायसराय, और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर क्या, स्वतंत्र भारत 1947 में, जो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, वहाँ तक का पूरा इतिहास आगे चल के जानेंगे। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस। और आपको
कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, और आपके लिए हम ठीक है बच्चों। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और हम आपको ये बताएं कि हमारा जो चैनल है इंडिया एजुकेशन हब आपके लिए एक ये समझिए कि ये आप ना समझिए कि BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड कोर्सेज ले सकते हैं, और ये आपके लिए बेहतर विकल्प भी हम देने का प्रयास करेंगे। और आप हम इसमें प्ले स्टोर में जाकर हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, जिससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।